Hi friends, today we are going to do first supplementary, The Parson's Pleasure, Standard 10th, Gujarat Board. The main character of the supplementary is Mr. Bogies. So, Mr. Bogies एक बार on the top of the hill गए, वहां जाके उन्होंने अपनी कार रोकी and looked around. And उसने सोचा कि it was perfect. उसे miles तक आसपास का open area दिख रहा था. Summit यानी near the peak of a hill. ऊपर जाके उसने राइट साइड में देखा तो उसे एक मीडियम फार्म हाउस दिखाई दिया एंड उसने आगे एक और बड़ा फार्म हाउस था. वहां पे एक घर था जो शायद क्वीन एन टाइप का था. ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है घर का जो क्वीन एन के रूल के ड्यूरिंग में हुआ करता था. इसके बाद बोगीज ने लेफ्ट साइड में देखा तो देयर वर 2 मोर फार्म्स. सो देयर वर टोटल 5 प्लेसेस. एक मीडियम फार्म हाउस, एक बड़ा एंड एक क्वीन एन स्टाइल का घर एंड ऑन द लेफ्ट साइड 2 फार्म्स. सो टोटल 5 प्लेसेस. देन ही ड्रो टू द अदर साइड ऑफ द हिल. दूसरी तरफ गया तो वहां उसे 6 प्लेसेस दिखाई दिए. 5 फार्म्स एंड एक बड़ा सा जॉर्जियन टाइप का हाउस दिखाई दिया. ये भी एक तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल है घर का. ही रोल्ड आउट द लेटर यानी उसने दोनों में से बाद वाला चूज किया क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉस्परस दिखाई दे रहा था. दो देर वॉज नो पॉइंट इन कॉलिंग इट प्रॉस्परस यानी सिर्फ देखने में वो प्रॉस्परस था, अदरवाइज नहीं. एट द मोमेंट वो एक क्लर्जीमैन यानी मेल प्रिस्ट के बेस में आया था, पर उसका कोई इविल इंटेंशन नहीं था. सिनिस्टर यानी वन हु मेक्स यू फील दैट समथिंग इविल इज गोइंग टू हैपन. वो एंटिक फर्नीचर बेचने वाला एक डीलर था. उसका शॉप लंदन के चेल्सी एरिया में किंग्स रोड पे था. उसका शॉप काफ़ी फेमस एंड रेप्यूटेड था बिकॉज वो अपने कस्टमर्स को काफ़ी अनयूजुअल एंड एस्टोनिशिंग आइटम्स लाके देता था. एस्टोनिशिंग यानी शॉकिंग. जब उसे कोई पूछता था कि इतना यूनिक एंड अनयूजुअल फर्नीचर कहाँ से लाते हो तो ही वुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट. ही वुड जस्ट विंक एट देम. विंक यानी आंख मारना. बोगिस का ये जो लिटिल सीक्रेट था उसकी कहानी शुरू हुई थी 9 साल पहले एक संडे आफ्टरनून जब वो एक गांव में से पास हो रहा था. अचानक उसकी कार बंद हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग एंड वो वहां पास ही के एक फार्म हाउस पे जाता है अ जग ऑफ वाटर लाने. जब वो उस फार्म हाउस पे पानी के जग के लिए वेट कर रहा था तो उसने दरवाजे के अंदर देखा तो उसे बड़ी सी ओक आर्मचेयर दिखाई दी. ओक एक तरह का ट्री है जिसका वुड फर्नीचर बनाने के काम आता है एंड वो ओक से बनी हुई आर्मचेयर काफी वैल्यूएबल दिख रही थी. उस आर्मचेयर का बैक पैनल बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लोरल डिजाइन यानी फ्लावर्स की डिजाइन से उस पे कार्विंग किया हुआ था एंड चेयर पर जहां हम हाथ रखते हैं वहां डक के हेड का कार्विंग था. उस आर्मचेयर को देखते ही वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज वो लेट 17th सेंचुरी की चेयर थी यानी जितनी पुरानी उतनी ही वैल्यूएबल. नाउ बिकॉज ही वॉज अ डीलर इन एंटिक फर्नीचर तो नेचुरली उसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ एंड उसने घर के अंदर और कुछ वैल्यूएबल है कि नहीं ये देखने की कोशिश की. ही पोक्ड इन यानी और अंदर देखते हुए उसे और एक चेयर दिखाई दी फायरप्लेस के पास में. 2 चेयर्स. दैट मीन्स अगर उसने इन 2 चेयर्स को लंदन में जाके बेचा तो ही वुड एटलीस्ट गेट £1000. नाउ जब ये उस घर में रहने वाली विमेन पानी लेके बाहर बोगिस के पास आई तो उसे पूछा इफ शी वुड लाइक टू सेल द चेयर्स. तो उसने जवाब दिया कि ये चेयर्स कोई बेचने के लिए नहीं है. बट बाद में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने पूछा कि तुम इन चेयर्स का कितना दोगे. बाद में उन्होंने आधे घंटे तक बार्गेन किया एंड फाइनली बोगिस को वो चेयर्स लेस देन अ 20th ऑफ देयर वैल्यू मिली. नाउ जब वो उस फार्म हाउस से लंदन की तरफ वापस जा रहा था अपनी स्टेशन वेगन में यानी अपनी बिग व्हीकल कार में तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर एक फार्म हाउस में इतना अच्छा एंड वैल्यूएबल एंटिक फर्नीचर है तो बाकी सब घरों में भी तो कुछ न कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा. उसने डिसाइड किया कि संडेस को वो कंट्री साइड के चक्कर लगाएगा. टू कॉम्ब यानी टू सर्च एंड कंट्री साइड जाके उसका टारगेट क्या रहेगा तो वो लोनली प्लेसेस, फार्म हाउसेस, पुराने घर, इन सब चीजों को अपना टारगेट बनाएगा एंड देखेगा इफ ही फाइंड समथिंग वैल्यूएबल. डिलैपिडेटेड यानी देखभाल नहीं होने की वजह से जो खत्म हो रहा है ऐसे मैंशंस यानी घर. पर बोगिस को यह भी पता था कि गांव के लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं.
जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते एंड अगर उन्हें पता चल गया कि वो एंटिक चीजें खरीदने वाला डीलर है तो वो लोग उसे घुसने भी नहीं देंगे। सो उसने डिसाइड किया कि गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक डीलर है। फिर वो सोचने लगा कि वो एक टेलीफोन मैन बन के जा सकता है या प्लम्बर या गैस इंस्पेक्टर या फिर एक क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन यानी प्रिस्ट या पादरी। अब बोगिस ने अपने नाम के कार्ड्स बनवाए जिसमें लिखा था रेवरेंड सिरिल विनिंगटन बोगिस, president of the Society for the Preservation of Rare Furniture in association with the Victoria and Albert Museum. Reverend यानी a member of the priest and Cyril यानी lordly या masterful. So from now on he decided कि every Sundays वो countryside जाएगा nice old parson के getup में and जिस घर में भी valuable antique furniture होगा he will start collecting it. Parson यानी पादरी या तो प्रिस्ट। लेबर ऑफ लव फॉर द सोसाइटी यानी समाज सेवा करना। कंपाइलिंग यानी कलेक्टिंग। सो नाउ व्हाई डिड बोगिस डिसाइडेड कि वो क्लर्जीमैन की तरह डिस्गाइज करके जाएगा? क्योंकि हम लोग बहुत श्रद्धालु होते हैं एंड प्रीस्ट को या पुजारी को फटाफट एंट्री मिल जाती है हमारे घरों में। नाउ ये जो आइडिया था बोगिस का, इट वर्कड एक्चुअली। अगर देखा जाए तो इट बिकेम अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस यानी इट बिकेम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। नाउ नेक्स्ट संडे बोगिस चला अपने खजाने को ढूंढने। अब बोगिस पहुंचा उस क्वीन एन टाइप के घर के पास, पर उसने अपनी कार जो थी वो घर से थोड़े दूर पार्क की थी। अब बोगिस एक क्लर्जीमैन बन के गया था एंड उसकी कार जो थी वो लार्ज स्टेशन वेगन टाइप की थी, यानी बहुत ही बड़ी कार थी, फैंसी कार टाइप की थी। सो इस ओल्ड क्लर्जीमैन के साथ में उसकी लार्ज वेग स्टेशन वेगन जो कार थी वो मैच नहीं कर पा रही थी एंड दैट्स व्हाई ही हैड पार्क्ड इट सम डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस सो दैट वो घर के लोग उसकी कार को देख ना सके। पर इस घर में उसे खास कोई वैल्यूएबल सामान नहीं मिला। नाउ एट द नेक्स्ट स्टॉप देयर वाज नो वन एट होम। तीसरा जो घर था इट वाज अ फार्म हाउस एंड वो फील्ड के एंड में था एंड इट लुक्ड रैम्बलिंग एंड डर्टी यानी काफी लेंदी यानी अंदर कंफ्यूजिंग एंड डर्टी था। नाउ बोगिस ने ऐसा सोच लिया कि ये घर जो इतने अंदर है एंड डर्टी दिख रहा है तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा। सो ही डिडंट हैव मच होप फॉर इट। नाउ उस जगह पे 3 men were standing. When they saw कि एक शॉर्ट हाइटेड आदमी जिसकी मटके जैसी बैली थी, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था एंड उस सूट के कॉलर प्रिस्ट जैसे थे, तो दे स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम सस्पिशियसली। अब ये जो 3 men खड़े थे फार्म में, उनमें से वन ऑफ देम वाज रूमिन्स। रूमिन्स फार्म ओनर था एंड वो काफी स्टम्पी था यानी शॉर्ट एंड मोटा था। उसकी आंखें जो थी दे वर स्मॉल एंड शिफ्टी यानी सस्पिशियस आईज थी। उसके बाजू में जो यंग पर्सन खड़ा था ही वॉज बर्ट हिज सन। द थर्ड मैन वॉज अगेन शॉर्ट हाइटेड विद ब्रॉड शोल्डर्स एंड उसका नाम क्लॉड था। ही वॉज रूमिन्स नेबर। सो रूमिन्स ने इंक्वायरी शुरू कर दी, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? सो बोगिस ने अपना लंबा चौड़ा एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देने की शुरुआत की। उसने कहा कि वो सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर फर्नीचर की तरफ से आया है जो पुराने फर्नीचर्स को म्यूजियम में रखने के लिए कलेक्ट करता है। तुरंत ही रूमिन्स ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ फर्नीचर नहीं है एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो बोगिस ने तुरंत ही उसे रोक के कहा कि द लास्ट मैन हु सेड दैट टू मी वाज एन ओल्ड फार्मर इन ससेक्स। ससेक्स जो है इट इज अ प्लेस इन इंग्लैंड एंड वहां पे एक ओल्ड फार्मर था जिसने यही बात मुझे कही थी। सो उस ओल्ड मैन ने फाइनली जब मुझे अपने घर में जाने दिया तो डू यू नो व्हाट आई फाउंड? किचन में एक गंदी सी पुरानी चेयर पड़ी हुई थी एंड इट टर्न्ड आउट दैट इट वाज वर्थ 400 पाउंड्स। मैंने उसे तरीका बताया वो किस तरह से उस चेयर को बेच सकता है एंड उस पैसे से उसने ट्रैक्टर खरीदा। नाउ बोगिस वाज ट्राइंग टू कन्विंस रूमिन्स टू लेट हिम हैव अ लुक इन द हाउस एंड रूमिन्स ने लालच में आके अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि देख लो, देखने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। एंड रूमिन्स उसे उस फिल्थी यानी डर्टी लिविंग रूम में लेके गया एंड जैसे ही बोगिस उस फिल्थी लिविंग रूम में पहुंचा ही वॉज शॉक्ड टू सी इट। वो 10 सेकेंड्स तक उसे स्टेयर करता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्या वो जो देख रहा था वो सच था। गैस्प्ड यानी टू ब्रीथ हार्ड। सडनली बोगिस को याद आया कि वो 3 आदमी जो थे वो उसे वॉच कर रहे थे इंटेंटली यानी विथ ईगर अटेंशन।
उन तीनों ने उसे उस फर्नीचर को देखकर गैस्प करते हुए एंड स्टेयर करते हुए देख लिया था। अब कुछ तो बहाना बनाना था, इसलिए बोगी स्टैगर्ड टू द चेयर एंड कोलैप्स्ड इनटू इट, यानी लड़खड़ा के चेयर के ऊपर गिर गया एंड कोलैप्स होने का यानी बेहोश होने का एंड हेवीली ब्रीथ करने का नाटक करने लगा। सो क्लॉड ने पूछा, व्हाट्स द मैटर? तो बोगीज ने कहा कि कुछ नहीं, मैं एक आध मिनट में ठीक हो जाऊंगा। रूमिन्स ने कहा कि मुझे लगा कि तुम किसी चीज को देख रहे थे। तो बोगीज ने जवाब दिया कि ना ना, इट्स जस्ट माई हार्ट, मुझे ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट आई विल बी ऑल राइट। नाउ बोगिस, जो लड़खड़ा के कोलैप्स होने का नाटक कर रहा था, वो इसलिए सो दैट ही कैन थिंक ऑफ सम आइडिया। उसने वहां जो चीज देखी थी उसे देखकर वो इतना एक्साइटेड एंड शॉक्ड हुआ था कि वो अपने आप को कह रहा था कि टेक इट जेंटली एंड कीप काम, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़ ना कर देना, क्योंकि उसे उस फर्नीचर को खरीदने के लिए कुछ तो स्टोरी क्रिएट करनी थी। इन लोगों को उस फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दे वर इग्नोरेंट अबाउट इट बट दे वर नॉट स्टूपिड एंड बोगिस न्यू इट। अगर किसी लेमैन ने यानी ऑर्डिनरी पर्सन ने उस फर्नीचर को देखा होता तो वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसे गंदे से व्हाइट पेंट से पेंट किया हुआ था। बट अगर एक फर्नीचर डीलर की बात करें तो इट्स अ ड्रीम फॉर देम। बोगिस को पता था कि अमॉन्ग द मोस्ट कोवेटेड एग्जाम्पल्स, अमॉन्ग द मोस्ट डिजायर्ड या ड्रीम्ड एग्जाम्पल ऑफ 18th सेंचुरी फर्नीचर है तो इट इज द चिपेंडल कमोड। 18th सेंचुरी में ड्रॉवर्स वाले शोकेस हुआ करते थे, दैट वाज चिपेंडल कमोड। अब बोगीज ने देख तो लिया था कि बहुत वैल्यूएबल फर्नीचर उस घर में था, बट ही डिडंट वांट टू शो इट, सो ही स्टार्टेड मूविंग अराउंड द रूम एग्जामिनिंग अदर फर्नीचर्स। एक एक फर्नीचर उसने देखा, बट उस कमोड के अलावा नथिंग वाज वैल्यूएबल, ट्रिफल यानी नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ अब वो उस कमोड के पास आया एंड कहा कि नाइस ओक टेबल, पर ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स है, कमोड है, वो इतना भी पुराना नहीं है कि किसी को इंटरेस्ट क्रिएट करा सके। इट इज वर्थ अ फ्यू पाउंड्स, कीमती हो सकता है, बट आई एम अफ्रेड इट्स अ क्रूड रिप्रोडक्शन, यानी ओरिजिनल नहीं है, कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो रूमिन्स ने पैसे की लालच में कहा कि काफी स्ट्रॉन्ग फर्नीचर है एंड उस पे कार्विंग भी काफी अच्छी है, यानी मुझे पैसे अच्छे मिलने ही चाहिए। तो बोगिस को तो पता ही था कि एक्विजिट यानी ब्यूटीफुल कार्विंग उसके ऊपर बनाई हुई थी, बट जानबूझ के उसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े, इसलिए कहा कि कार्विंग तो है बट इट इज मशीन कार्व्ड। नाउ अब बोगिस प्लॉट क्रिएट करने लगा उस कमोड को चीप में खरीदने का। सो ही बिगेन टू सॉन्टर ऑफ यानी वॉक इन स्लो रिलैक्स्ड मैनर एंड घूमते घूमते जैसे बहुत गहरी सोच में हो उस तरह से कहा कि तुम्हें पता है, मुझे काफी टाइम से इस कमोड के जैसे ही लेग्स के सेट की जरूरत थी। मेरे पास मेरे घर में एक टेबल है एंड जब मैंने शिफ्टिंग किया था तो आई डैमेज्ड द लेग्स एंड मुझे वो टेबल बहुत पसंद है एंड मैं उस टेबल के ऊपर बाइबल एंड सरमन नोट्स रखा करता था। एंड अब जब उस टेबल के लेग्स डैमेज हो गए हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। सरमन नोट्स यानी रिलीजियस बुक। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोला कि अगर इस चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स के जो लेग्स है उसे काट के मेरे टेबल में फिक्स कर दूं तो इट विल बी बेटर। सो रूमिन्स थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बोगिस इस ड्रॉवर्स को खरीदना चाहता है कि नहीं। तो बोगिस ने जवाब दिया कि हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो होगी बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। तो रूमिन्स ने पूछा कि तुम मुझे इस ड्रॉवर्स के कितने दोगे? तो बोगीज ने जवाब दिया कि ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये इतना ओल्ड एंड एंटिक नहीं है। तो इस पर रूमिन्स ने जवाब दिया कि पर ये तो मेरे पास 20 साल से भी ज्यादा टाइम से मेरे पास में है। जब ओल्ड स्क्वायर मर गया था तब मैंने मैनर हाउस से इसे खरीदा था। स्क्वायर यानी इज वन ऑफ द कैरेक्टर इन द लेसन। फिर उसने बर्ट अपने बेटे से पूछा कि वो जो ड्रॉवर्स में से इसका बिल मिला था वो कहाँ है। तो बर्ड ने पुराना येलो कलर का फोल्डेड पेपर उस ड्रॉवर में से निकाला। तो रूमिन्स ने कहा कि अब इस बिल की राइटिंग देखो, अब तुम नहीं कह सकते कि इट इज नॉट ओल्ड। जब बोगिस ने उस बिल को देखा को लिया तो हिज हैंड्स वर शेकिंग एंड जब उसने वो ब्रिटल एंड क्रैकल्ड पेपर लिया
तो ही वॉज शॉक्ड एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज उस पेपर में जो राइटिंग थी इट वॉज इन स्लोपिंग कॉपर प्लेट हैंड राइटिंग एंड उस पे लिखा था एडवर्ड मॉन्टेग्यू एस्क्वायर. ESQ is an abbreviation for Esquire and it signifies a title of dignity. So it was written Edward Montague Esquire, debtor to Thomas Chippendale. एंड बाद में उस चिपेंडल कमोड के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये एक लार्ज मेहगनी वुड का बना हुआ कमोड टेबल है. इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है एंड उसके फ्लूटेड लेग्स पे यानी टेबल के लॉन्ग लेग्स पे टेबल के बीच में 2 वेरी नीट शेप्ड लॉन्ग ड्रॉवर्स है एंड ऐसे ही सेम डिट्टो ड्रॉवर्स दोनों साइड्स में भी है. उस पे बहुत ही रिच ब्रास हैंडल्स भी लगे हुए थे एंड पूरा टेबल उसका फाइन वुड उसके फ्लूटेड लेग्स के ऊपर कार्विंग एंड उसका नीटली शेप्ड ड्रॉवर्स की वजह से उसका लुक बहुत ही एक्विजिट आ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है. एंड द कॉस्ट ऑफ द कमोड इज 87 पाउंड्स. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमोड. नाउ जब बोगिस ने ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल पढ़ा तो ही वॉज ट्राइंग टू सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रहा था सो दैट रूमिन्स को डाउट ना हो जाए. नाउ जब हमारे हाथ में किसी भी पुरानी चीज का इनवॉइस होता है यानी बिल होता है तो इट इज अ प्रूफ इन इटसेल्फ कि वो कितना पुराना है एंड नेचुरली इसकी कीमत अब बढ़ गई. नाउ बोगिस सपने देखने लगा कि इस पीस ऑफ फर्नीचर की कीमत शायद 15 से 20,000 पाउंड्स तक आ सकती है. अब रूमिन्स को पता तो नहीं लगना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फर्नीचर एंड द बिल. सो बोगिस ने उस पेपर को कंटेम्प्चुअसली यानी डिसरिस्पेक्टफुली टेबल के ऊपर फेंका एंड कहा मुझे लगा ही था कि ये एक विक्टोरियन स्टाइल का फर्नीचर है और ये इनवॉइस एक सेलर अपने क्लाइंट को देता है वो है, ये कोई प्रूफ नहीं है. तो रूमिन्स ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की एंड पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि इट्स अ फेक, तुमने उस पेंट के नीचे क्या है वो तो देखा ही नहीं. सो बोगिस ने कहा किसके पास नाइफ है. तो क्लॉड ने पॉकेट नाइफ निकाल के दिया एंड बोगिस ने उस कमोड के टॉप एरिया में से थोड़ा सा पेंट स्क्रैप किया. चिपिंग यानी स्क्रैपिंग, बट सब उसने कैजुअली किया, दिखावा कर रहा था एज इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. जब बोगिस ने उसे स्क्रैप करके देखा तो इट वॉज ब्यूटीफुल छोटा सा मैगनी का पैच दिखाई दिया एंड इट वॉज ग्लोइंग लाइक टोपैज. टोपैज बहुत ही कीमती स्टोन है एंड इट्स कलर इज ब्राउनिश येलो. सो इट वॉज रिच एंड डार्क कलर एंड इट वॉज 200 years old. सो नाउ रूमिन्स ने पूछा इसमें क्या खराबी है. तो बोगिस ने जवाब दिया कि ये तो प्रोसेस्ड फर्नीचर है यानी ये मशीन वर्क है. अब बोगिस तो फर्नीचर का डीलर था सो ही न्यू कि ये वुड को लाइम से प्रोसेस किया गया है. महगनी का वो डार्क कलर लाने के लिए दे यूज लाइम. बोगिस को उसमें डार्क रेड ब्राउन के बीच में अ टच ऑफ ऑरेंज कलर भी दिखाई दिया एंड यही साइन होती है ओरिजिनल महगनी वुड की. नाउ रूमिन्स वाज टेंस्ड कि ये डील शायद कैंसिल हो जाएगी तो झट से उसने पूछा तुम इसका कितना दोगे. बोगिस ने कमोड की तरफ देख के फ्राउन किया एंड श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड कहा कि 10 पाउंड्स ठीक रहेगा. फ्राउन यानी अपने ब्रोस को नजदीक लाना, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए. श्रग्ड यानी इंडिफरेंस बताना या भाव नहीं देना. सो 10 पाउंड्स सुनने के बाद रूमिन्स ने कहा कि बिल में तो देखो 87 पाउंड्स लिखा है, ये एंटीक है सो मुझे 87 पाउंड्स के डबल तो मिलने ही चाहिए. सो अगेन बोगिस ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि ये तो सेकेंड हैंड रिप्रोडक्शन है एंड मैं ज्यादा से ज्यादा इसके 15 पाउंड्स दे सकता हूँ. सो रूमिन्स ने कहा कि मेक इट 50. इस पे बोगिस ने कहा कि डियर मुझे तो सिर्फ इसके लेग्स चाहिए एंड बाकी सब पार्ट ऑफ द फर्नीचर तो मुझे फायरवुड के काम ही आएगा यानी इट इज यूजलेस एंड आग जलाने के काम आएगा. सो रूमिन्स ने कहा कि ओके मेक इट 35 पाउंड्स. फिर भी बोगिस ने ना कह दिया एंड वन फाइनल ऑफर दिया एंड दैट वाज 20 पाउंड्स. नाउ बोगिस अपना माइंड चेंज करे उससे पहले रूमिन्स ने कहा कि मुझे चलेगा 20 पाउंड्स. बोगिस ऐसा जता रहा था एज इफ ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम एंड कहा कि आई शुडंट हैव स्टार्टेड दिस. तो रूमिन्स ने कहा कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अ डील इज अ डील.
तो बोगीज ने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं मेरी कार लेके आता हूँ एंड तुम लोग प्लीज मुझे हेल्प करना इस कमोड को कार में लोड करने के लिए। नाउ बोगीज इतनी सस्ती डील करके इतना एक्साइटेड था कि उसने अपने आप को रोक के रखा था नॉट टू ब्रेक इनटू अ रन, विच मीन्स बोगीज एक क्लर्जीमैन था, राइट, ही वॉज क्लर्जीमैन बन के आया था एंड एक प्रीस्ट को तो शोभा नहीं देगा अगर वो खुशी के मारे वहां से भाग के जाए। A priest should always be calm and he should walk slowly. पर अंदर ही अंदर वो खुद को समझा रहा था कि वॉक स्लोली, बी काम, कोई जल्दी नहीं है एंड ये कमोड अब तुम्हारा है। सो इस तरह से अपने आप को समझाते हुए ही वेंट टू ब्रिंग हिज कार। अब यहाँ फार्म हाउस पे रूमिन्स उन दोनों को कह रहा था कि इमेजिन कि मुझे इस जंग के लिए, इस भंगार के लिए वो मुझे 20 पाउंड्स दे रहा है। सो फैंसी यानी इमेजिन। नाउ रूमिन्स की बात सुनकर क्लॉड ने कहा कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा सौदा किया, बट डू यू थिंक ही विल पे यू? तो रूमिन्स कहता है कि जब तक वो हमें पे नहीं करेगा वी विल नॉट पुट दैट फर्नीचर इन हिज कार। नाउ द ट्विस्ट कम्स इन द स्टोरी व्हेन क्लॉड पुट्स अ डाउट इन रूमिन्स हेड। क्लॉड पूछता है कि अगर ये कमोड गाड़ी के अंदर नहीं आया तो वो तो सिर्फ ऐसा ही कहेगा कि टू हेल विथ इट एंड वहां से चला जाएगा। रूमिन सोचने लगा इस अर्जेंट प्रोस्पेक्ट का हल निकालने। अगेन क्लॉड ने ही रास्ता भी दिखाया। उसने कहा था कि उसको इस कमोड के सिर्फ लेग्स ही चाहिए, राइट, सो व्हाई नॉट कट देम ऑफ एंड बाद में तो वो आराम से उसकी कार में फिट हो ही जाएगा। वो बहाना भी नहीं बना पाएगा कि उसकी कार गाड़ी में ये नहीं आएगा एंड हम लोग उसका काफी सारा टाइम भी बचा लेंगे, उसे घर जाके काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Now Rumins was convinced with the idea. क्लॉड एंड बर्ट उस कमोड को उठा के बाहर लेके आए एंड क्लॉड उसे काटने सॉ लेके आया, करवत लेके आया। When all the legs were severed, that is detached by cutting, तो बर्ट ने उसे बहुत ही केयरफुली रो में अरेंज किया। Now Claude was considered smart one among them, so he stepped back to survey the result. अगेन उसने रूमिन्स के दिमाग में डाउट रखा। उसने पूछा कि लेग्स काटने के बाद भी क्या हम इतनी ह्यूज चीज को कार में एडजस्ट कर सकते हैं? तो रूमिन्स ने जवाब दिया कि अगर वैन है तो ही हम इतने बड़े फर्नीचर को एडजस्ट कर सकते हैं। सो क्लॉड ने कहा कि करेक्ट, एंड ये तो पार्सन है एंड पार्सन्स वैन नहीं चलाते। ज्यादातर उनके पास मामूली सी मॉरिस 8 या ऑस्टिन 7 की कार होती है। ये कार्स बहुत कॉस्टली नहीं होती है, दे आर इकोनॉमी कार्स एंड ज्यादातर पार्सन्स ड्राइव दिस टाइप ऑफ कार। पिडलिंग यानी स्मॉल एंड ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। सो रिमिन्स ने कहा कि उसे तो सिर्फ लेग्स ही चाहिए। अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्नीचर गाड़ी में एडजस्ट नहीं हुआ तो वो तो ये सब यहाँ छोड़कर चला जाएगा एंड ही विल टेक ओनली द लेग्स। सो अगेन क्लॉड ने सिचुएशन को जैसे कंट्रोल में लेके ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने रूमिन से कहा तुम काफी समझदार हो, पार्सन की गाड़ी छोटी सी होती है, अगर पूरा फर्नीचर नहीं आया तो ही विल स्टार्ट नॉकिंग द प्राइस डाउन, भाव उतारना शुरू करेगा। सो क्यों ना हम ही उसकी हेल्प कर दे। उसे तो लेग्स के अलावा बाकी सब फर्नीचर फायरवुड के लिए ही यूज करना है। सो हम ही क्यों ना उसे फायरवुड के लिए पीसेस काट के दे दे, यानी इससे उसे बिना मेहनत के फायरवुड भी मिल जाएगा, पूरा फर्नीचर उसकी गाड़ी में भी आ जाएगा, कम फर्नीचर की वजह से वो प्राइस डाउन नहीं करेगा एंड वी विल गेट अवर 20 पाउंड्स। तो रिमिन्स को ये आइडिया ठीक लगा एंड ही टोल्ड बर्ड टू ब्रिंग द एग्स। क्लाउड के लिए काफी मेहनत वाला काम था उस फर्नीचर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। क्लॉड स्ट्रेटन अप एंड वाइप्ड हिज ब्रो, पसीना पोछा एंड सेड कि ये एक गुड कारपेंटर वाला जॉब मैंने किया है एंड आई डोंट केयर कि पार्सन क्या कहेगा। Rimin said, we have finished the work. Here comes the parson. This is the end of the lesson. Now this is a humorous story. Bogies wanted to cheat the simple folks of the village. Bogies thought that he would get 20,000 pounds, but his gold mine was in pieces. He didn't want to give their share of money. They didn't understand the value of the furniture. They thought that it was old and rubbish and they broke it into pieces. So we can say that he was paid in his own coin. Thank you.